हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने पर्सनल लोन या फिर आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों, या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने बैंक या फिर एनबीएफसी से मल्टीपल पर्सनल लोन या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वह व्यक्ति उस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स की जो भी बकाया जो राशि है उसका वह व्यक्ति भुगतान नहीं करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर उस बैंक के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उस डिफॉल्टर्स को, उस कर्जधारी को कॉल किया जा रहा है, उस व्यक्ति को नोटिसेस सर्व की जा रही है और उस लोन डिफॉल्टर्स और कर्जधारी को यह बोला जा रहा है कि भाई तुमने लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट कर दिया है, आप जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर या फिर 15 से 20 दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान करवा दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस में आपराधिक मामला दर्ज करवा देंगे या फिर हम आपको जेल भेज देंगे। इस प्रकार से उस कर्जधारी और लोन डिफॉल्टर को बैंक और एनबीएफसी के अधिकारियों के द्वारा या फिर उस बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर काम करने वाले थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उस कर्जधारी को कॉल किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यदि आपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर 420 406 का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। और साथ ही साथ अभी जो नया जो कानून आया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस की धारा 318 और 316 के तहत, दैट मीन्स की 318 चीटिंग और 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस नई धारा और इस नए कानून का भी हवाला देकर लोगों को, जो हमारे जो कर्जधारी हैं या फिर जो लोन के डिफॉल्टर्स हैं, जो किसी न किसी मजबूरी और कारणवश लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स का जो भी बकाया जो राशि है, जो भी ड्यू अमाउंट है, उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को काफी बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की बात कही जा रही है दोस्तों। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हमारा भारतीय कानून, हमारे जो लॉज हैं, जो नियम है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच में बैंक और एनबीएफसी या फिर उनके थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स उस लोन डिफॉल्टर कर्जधारी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, एफआईआर लॉन्च करवा देंगे, केस करवा देंगे या फिर उस व्यक्ति को, उस लोन डिफॉल्टर को जेल भेज देंगे। इस पर हमारा जो लॉ है, जो कानून है, वो क्या कहता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर्स को कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे मित्र, दोस्त और फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को आप प्लीज लाइक भी कर दीजिए। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं या फिर जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं, जो मेरी वीडियोस को लगातार कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं और कुछ सीखते हैं, उन्हें कुछ कानूनी ज्ञान मेरे इस वीडियो से मिलता है, ऐसे भी मेरे पुराने दर्शक और फ्रेंड्स और दोस्त लोगों से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे अंदर से एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन, एक एप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे कि आगे चलकर मैं बहुत ही अच्छे वीडियो इस लोन के टॉपिक पर बना सकूं और जिसका आपको आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा आपको फायदा मिले दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपको समझना है कि जब कोई व्यक्ति लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करता है, लोन की ईएमआई को बाउंस करवा देता है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति कोई क्रिमिनल ऑफेंस को बिल्कुल भी कमिट नहीं करता, वह किसी भी आपराधिक कृत्य को नहीं करता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करना, लोन की ईएमआई को नहीं भरना, यह एक सिविल का मामला है, यह एक सिविल मैटर है दोस्तों, दीवानी का मामला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? डियर फ्रेंड्स, जब वह जो कर्जधारी जो व्यक्ति है, जब वह बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लेता है, तो लोन लेते वक्त वह व्यक्ति बैंक के साथ में लोन एग्रीमेंट को साइन करता है दोस्तों। उस व्यक्ति का, उस कर्जधारी का, उस लोन डिफॉल्टर का बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोस्तों, एक अग्रीमेंट बनता है और उसको वह व्यक्ति साइन करता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, एक भारत का एक कानून, एक भारतीय कानून है दोस्तों, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो ये कहता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कोई भी अग्रीमेंट होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि उस एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें, जो भी शर्तें या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है, यदि उसे कोई भी एक व्यक्ति जो उस अग्रीमेंट में पार्टी है, यदि वह उसको ब्रीच करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस अग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो कानून है, वो ये कहता है कि भैया यदि कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट ब्रीच होगा, जिसने उस
अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच किया है उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, दीवानी में आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ यदि बकाया राशि यदि आपको लेना है कुछ राशि से संबंधित, दैट मीन्स कि भैया मुझे आपसे पैसे फ्यूचर में लेने हैं, अभी मैं आपको पैसे दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल बैंक ने उस कर्जदारी को पैसे दिए थे और फ्यूचर में वो पैसे उसको रिटर्न लेने थे इंटरेस्ट और ब्याज के साथ में, तो यदि वो कर्जदारी पैसे नहीं लौटाता है तो बैंक और एनबीएफसी उस कर्जदारी के खिलाफ में सिविल न्यायालय में मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकता है। और साथ ही साथ यदि और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल डीआरटी में जा सकता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स करवा सकता है, सरफेसी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि व्यक्ति लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करता है, लोन की ईएमआई को नहीं भरता है, तो उस व्यक्ति ने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है दोस्तों, कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया है दोस्तों। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो सिर्फ लोन की ईएमआई नहीं भरना ये कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। तो जब व्यक्ति बैंक के साथ में लोन लेता है तो वो बैंक के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। दैट मींस कि यदि उसने फ्यूचर में लोन की ईएमआई को नहीं भरा, दैट मींस कि उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो उसकी ऑब्लिगेशन जो जिम्मेदारी थी उसको उस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। दैट मींस कि वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है। तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति जो भी है उसके लिए बैंक और एनबीएफसी सिविल न्यायालय में सिविल कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकती है दोस्तों, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्रिमिनल और आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको यह भी समझना है कि यदि आपको कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी के कोई भी अधिकारी या फिर ऑफिसर्स या फिर कोई भी उनके स्टाफ या फिर एडमिन या फिर उनके थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स यदि आपको कॉल करके ऐसा धमका रहे या फिर डरा रहे आपको, तो ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, झूठा है और फर्जी है दोस्तों। इन सब बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि बैंक या फिर एनबीएफसी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है, एफआईआर दर्ज करने की बात करती है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले उस बैंक और एनबीएफसी को सबूत एविडेंस देना होगा कि आपने बैंक के साथ में आपने चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, आपने बैंक के साथ में आपने 420 किया या फिर आपने बैंक के साथ में 406 406 दैट मींस की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया दोस्तों। तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा बैंक और एनबीएफसी को आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का एलिगेशन लगाने से पहले दोस्तों। दूसरी चीज, जब बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करनी चाहती है या फिर एफआईआर लॉन्च करवानी चाहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी एक मौका दिया जाता है कि आप आके अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई आपके खिलाफ में इस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आई है चीटिंग या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दोस्तों। सो कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने बैंक के साथ में विश्वासघात किया है, आपने बैंक के साथ में फ्रॉड किया है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यदि बैंक से लोन लेते समय यदि आपने बैंक के पास आपने कोई गलत दस्तावेज दैट मींस कि फ्रॉड या फिर फॉर्ज्ड आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास यदि आपने लोन लेते समय सबमिट किया रहेगा, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस कमिट वाला मामला बनता है दोस्तों। और मामला कब बन सकता है दोस्तों? सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया दोस्तों, ठीक है, और लोन लेने के बाद आपने उस लोन की अमाउंट को आपने इलीगल एक्ट में आपने उसको यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन जो था उसको आपने ब्रीच किया, दैट मींस कि आपने बैंक के साथ में विश्वासघात किया, दैट मींस कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डियर फ्रेंड्स, अब ये समझ लेते हैं कि बैंक या फिर एनबीएफसी आपके ऊपर दैट मींस कि जो कर्जदारी या फिर जो लोन के डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर कब लॉन्च करवा सकती है, उनके ऊपर आपराधिक मामले कब दर्ज करवा सकती है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस का मामला कब बन सकता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब वह व्यक्ति जो कर्जदारी है, जो लोन का डिफॉल्टर है, जब वह व्यक्ति बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन ले रहा था, तो लोन लेते वक्त यदि उसने बैंक के पास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, धोखाधड़ी किया, 420 किया, फ्रॉड किया या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से यदि उस व्यक्ति ने उस कर्जदारी से बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लिए रहेंगे दोस्तों, जैसे कि उसने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया जो कि फॉर्ज्ड था, फॉर्ज्ड मतलब उसके अंदर कुछ छेड़खानी की गई थी दोस्तों, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ अल्टरेशन मॉडिफिकेशन किया गया था, जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया, ठीक है, जालसाजी वाला और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस कर्जदारी ने, उस लोन के डिफॉल्टर ने बैंक के पास सपोज फॉर एग्जांपल गलत इनकम स्टेटमेंट सबमिट किए, दैट मींस कि रॉन्ग या फिर धोखाधड़ी वाले इनकम स्टेटमेंट सबमिट किए, बैलेंस शीट सबमिट किया, या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड उसने जो भी था वो अल्टर्ड और मॉडिफाई करके उस बैंक या फिर एनबीएफसी के पास सबमिट किए थे दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस लोन के डिफॉल्टर ने, उस कर्जदारी ने बैंक के साथ में क्या किया, फ्रॉड, धोखाधड़ी और 420 की दोस्तों। तो ऐसे मामले में क्या हो सकता है, बैंक और एनबीएफसी उस व्यक्ति के ऊपर, उस कर्जदारी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस या फिर आपराधिक मुकदमा एफआईआर दर्ज करवा सकती है दोस्तों। दूसरी चीज, यदि उस लोन के डिफॉल्टर ने, कर्जदारी ने
जब बैंक या फिर एनबीएफसी जब लोन लिया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, उस पर्पस में उस लोन का उपयोग ना करके किसी इलीगल, किसी गैर कानूनी गतिविधि में उस पैसे का उपयोग किया दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने, उस कर्जधारी ने उस बैंक और एनबीएफसी के साथ में क्या किया दोस्तों, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे मामले उस कर्जधारी, उस लोन डिफॉल्टर के ऊपर बन सकते हैं दोस्तों। तो यदि उसने फ्रॉड किया है, 420 किया है, तो बीएनएस की धारा 318 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। दूसरी चीज, यदि उसने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में विश्वासघात किया है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला, 406 का मामला या फिर 316 ऑफ बीएनएस का मामला उस व्यक्ति के ऊपर बन सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पहले बैंक और एनबीएफसी को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर यह मुकदमा और केस जो भी है वह हो सकता है। लेकिन अधिकतर मामले में, मैक्स टू मैक्स 100 में से 99% वाले मामले में बिल्कुल भी क्रिमिनल या फिर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट और बहुत सारे फैसलों में यह क्लियर कर दिया, यह सब बता दिया कि भैया यदि कोई भी लेन देन वाला मामला है, चाहे वो लोन का मामला हो, चाहे या फिर किसी भी कोई भी चीज का मामला हो, पैसे का लेन देन मामला हो, लेन देन वाला मामला हो, या फिर सपोज बैंक ने किसी व्यक्ति को, अपने कस्टमर ग्राहक को लोन दिया है और ऐसे में वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, भविष्य में आगे चलकर लोन की ईएमआई का रीपेमेंट नहीं करवाता या फिर उसकी लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर देता है, तो ऐसे में यहां पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज नहीं लगना चाहिए। यदि लगता है तो कहीं ना कहीं यह लॉ का जो है ना, लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, कानून का मिसयूज किया जा रहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में क्लियरली बोला है कि मामला यदि सिविल का है तो उसे क्रिमिनल का रंग या फिर कलर नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों। मामला यदि सिविल का है तो सिविल का ही मामला चलाया जाना चाहिए, उसे किसी भी तरीके से क्रिमिनल का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट और फैसलों में निर्णय दिया है। सो ये बात को नोट कर लीजिए भाइयों कि लोन डिफॉल्ट के मामले में क्रिमिनल ऑफेंस आपराधिक मामला ना के बराबर होता है दोस्तों। तो यदि आपको कोई धमका रहा है, डरा रहा है कि आपको मैं जेल भेज दूंगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, आपके ऊपर मैं 318, 316 बीएनएस की धारा लगवा दूंगा, आपको जेल भेज दूंगा, तो ये पूरी तरीके से फर्जी है, झूठ है। इस बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज कृपया करके मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों। और यदि मन में कोई क्वेश्चन से कोई प्रश्न है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मेरी एक लीगल हेल्पलाइन नंबर है और साथ ही साथ वो नंबर व्हाट्सएप पे भी है दोस्तों। यदि आपको बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी आपको नोटिस आती है, चाहे वो बैंक की नोटिस हो, चाहे वो कोर्ट की नोटिस हो, या फिर किसी भी एडवोकेट या फिर लॉयर की नोटिस हो दोस्तों, वह नोटिस आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए। उसको मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, समझूंगा और मैं आपको उसका जवाब दूंगा दोस्तों। यदि आप मुझे मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, यदि मैं कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हूं दोस्तों, तो ऐसे में आपको थोड़ा भी तनिक भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। होता क्या है, कई बार मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है दोस्तों, मैं कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस भी करने के लिए जाता हूं, तो हो सकता है कि दोपहर को, आफ्टरनून में मैं आपका कॉल रिसीव ना करूं। तो ऐसे में आपको तनिक भी घबराने या फिर चिंता लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, आपको सामने से मैं उस मैसेज का मैं आपको जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।